बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी ब्रिक्स समिट जो अभी हुआ उसकी, और उसको जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या जो है वो मेजर डिसीजंस हुए हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे, एनालिसिस ऑफ 16th ब्रिक्स समिट। ठीक है, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो गूंज है वो सुनी जा रही है ब्रिक्स समिट जो इस बार होस्ट हुआ है, इस हवाले से तो देखेंगे कि क्या जो है वहां पे बातचीत की गई है। ब्रिक्स आपको पता है कि भाई ये एक बहुत ही पावरफुल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली उन ममालिक की जो कि ग्रोइंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि बहुत तेजी से जो है वो डेवलप हो रहे हैं। जिसमें हम देखते हैं कि स्टार्ट में तो 5 ममालिक ही थे इसके अंदर, जिसमें हम देखते हैं जी कि ब्राजील था, ठीक है, और ब्राजील के साथ साथ रशिया है, इंडिया है, चाइना है, और साथ में जो है वो साउथ अफ्रीका है। ये इन कंट्रीज की जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई अब जो है इसके अंदर इसकी जो है 2023 के अंदर एक्सपेंशन हुई है, और कुछ न्यू मेंबर्स जो हैं वो भी साल 2024 के समिट के अंदर जो है मौजूद थे। तो ये 16वां जो है ब्रिक्स समिट था जो कि रशिया काजान के अंदर हुआ। सबसे पहले अगर हम इसे सम अप करें या इसकी समरी लें तो देखिए बेसिकली ब्रिक्स जो है, अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं इन कंट्रीज का, तो ये मेजर पॉलिटिकल जो है फोर्स यहाँ पे शामिल है अगर आप देखेंगे। और पिछले 2 दहाइयों से, यानी कि पिछले 20 सालों से, अब गो के इतना टाइम तो इन्हें हुआ नहीं है, 2009 से जो है फॉर्मली स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो फिर भी अब दूसरी दहाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, 4 साल इसके भी हो चुके हैं। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ब्रिक्स की तरफ से, और ये कोशिश कर रहा है कि भाई उनका जो असर है उसे कम किया जा सके, पहली बात। दूसरी बात, इसकी एक्सपेंशन हुई है 2023 के अंदर, और कुछ नए मेंबर्स जो है इसके अंदर आए हैं, और यहाँ पे क्राइसिस भी है रशिया को लेके, क्योंकि सबसे मेजर जो इसका मेंबर है वो रशिया है। उसमें रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पे रशिया को जो है वो क्राइसिस का भी सामना है। तीसरा हम देखते हैं जी 2024 के अंदर जो है यहाँ पे जो कोशिश अभी की गई है इस समिट के अंदर, ये जो 16वां समिट था, इसके अंदर जो है वो कोशिश ये की गई है कि एंटी वेस्ट जो है वो स्टैंस यहाँ पे अपनाया गया, और दूसरा वेस्ट के एक पैरेलल जो है एक ब्लॉक को जो है खड़ा करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले अगर आप इसके मेंबर स्टेट्स को देखिए, जो मेंबर स्टेट्स हैं करंटली, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है जी। और न्यू मेंबर्स जो 2023 में जिनको इनवाइट किया गया था 1 जनवरी 2024 से जो मेंबर बने हैं, ईरान है उसके अंदर, इजिप्ट है उसके अंदर, इथोपिया है, और यूएई है, और सऊदी अरब जो है वो अभी तक उसने कंफर्म नहीं किया, ठीक है। तो ये बाकी नए मेंबर्स जो है 5 में से 4 वो कंफर्म हो चुके हैं। अब अगर देखते हैं जी डेट और वेन्यू की बात करते हैं, तो 22 से 24 जो है अक्टूबर के बीच में ये रहा समिट, और ये कहां पे जी, काजान रशिया के अंदर रहा, यानी रूस के अंदर जो है ये होस्ट हुआ बेसिकली। के मेंबर्स की एक्सपेंशन हो चुकी है, और इस बार जिन्होंने ज्वाइन किया उसे, उसमें ईरान शामिल है, ठीक है जी, यूएई शामिल है, ईरान शामिल है, इथोपिया शामिल है, और मिस्र शामिल है। तो 5 नए मेंबर्स थे जिनमें से 4 जो है वो इस बार शामिल हो चुके हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 2001 में सबसे पहले माना जाता है कि भाई इसका आइडिया दिया गया, यानी 2001 में ये कहा गया कि भाई हम एक जो है वो इसी तरह से एक बनाते हैं ग्रुप वेस्ट के अगेंस्ट में, और फिर 2009 में जो है पहला समिट इसका होस्ट किया गया, ठीक है जी। और उसके बाद जो है 2023 में, उसके 2009 के फौरन बाद जो है साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया, और उसके बाद 2023 में इसकी जो है वो एक्सपेंशन हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, वाई डज ब्रिक्स मैटर, ये जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं ये क्यों मैटर करते हैं। तो देखिए वो मैटर क्यों करते हैं, देखिए किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस का आइडिया ये होता है कि भाई उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कितना है, या उनका जो पोटेंशियल है बेसिकली वो कितना है और कितना हो सकता है। तो देखिए पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तो वेस्ट के अगेंस्ट में खड़ा हुआ ये ब्लॉक, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा हम ये देखते हैं कि भाई यहां पे इनकी जो कोशिश है कि जैसे G7 के इंस्टीट्यूशंस हो गए, या जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, तो वेस्ट के पैरेलल में जो है वेस्ट के अगेंस्ट में एक पूरा सिस्टम जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, कि मगरिब के अगेंस्ट में एक अपना सिस्टम, जो मगरिब का एक ऑर्डर है जिसको कहते हैं भाई वो वर्ल्ड ऑर्डर है, तो यहां पे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो है ये कोशिश की जा रही है भाई हम उनके वर्ल्ड ऑर्डर को, जो अमेरिका या यूके जो है, या जो बाकी जो ममालिक यूरोप के अंदर हैं जो लीड करते हैं, वो ममालिक जो हैं उनका वर्ल्ड ऑर्डर हम क्यों फॉलो करें, हम अपना वर्ल्ड ऑर्डर क्यों ना फॉलो करें, उनके बैंकिंग सिस्टम को, उनके इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है जी, उनके इंस्टीट्यूशंस को हम फॉलो क्यों करें, बल्कि हम अपना एक सिस्टम फॉलो करें। तो यहां पे देखिए इनकी अहमियत का अंदाजा यहां से हो रहा है कि आप इनकी अगर आबादी देखेंगे, ठीक है जी, तो आबादी में इस टाइम पे ब्रिक्स में अगर आप देखें तो यहां पे
इंडिया सबसे आगे है, 18% इसकी आबादी है, उसके बाद 18% जो है चाइना की है। तो ये दो ममालिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से अंदाजा हो जाता है कि बहुत बड़ी आबादी है इनकी। उसके बाद रशिया की देखें या बाकी ममालिक की, जबकि उसके मुकाबले में यूरोप की 6% है और यूनाइटेड स्टेट्स की 4% है। तो दोनों की मिला के 10% यहां पे आबादी बनती है सिर्फ। लेकिन यहां पे इन दो मेंबर्स की आप अगर देख लें तो 36 बन रही है। 44% आप ये कह लें तकरीबन की आबादी है कि आधी दुनिया की आबादी ब्रिक्स कंट्रीज की है, इसलिए इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। और अगर जीडीपी की बात करें तो कि वेस्ट के मुकाबले में अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 3% इंडिया की जीडीपी है और 17% चाइना की जीडीपी है। उसके बाद 2% रशिया की और 2% ब्राजील की है। तो जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनकी जीडीपी भी जो है वो अच्छी खासी है और 17% यूरोप की है और 26% जो है वो अमेरिका की है। तो शायद जीडीपी में आप ये कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पे हैं कि ये ब्लॉक पूरे का पूरा। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाएगी तो आप अगर एक्सपोर्ट्स में भी देखेंगे 3% जो है यहां पे आपको नजर आएगी ये इंडिया की है, 11% जो है चाइना की है और 1% ब्राजील और 2% रशिया की और बाकी ममालिक की थोड़ा कम है। इसी तरह से अगर आप यूरोप की देखेंगे तो 31% है और 10% अमेरिका की है। एक्सपोर्ट में भी अभी शायद इन्हें टाइम लगेगा, लेकिन जो इनका पोटेंशियल है, अगर आप पोटेंशियल के हिसाब से देखें, क्योंकि इनकी आबादी जो है वो इनके पोटेंशियल को शो करती है, तो जाहिर बात है आबादी में इस टाइम पे ये बहुत आगे हैं और इसीलिए ये मैटर करते हैं। यहां जरा अगर आप मजीद इसको समझिए तो इस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि 43 या 44% जो दुनिया की आबादी है वो ब्रिक्स कंट्रीज की है। ये इसलिए अहम है, पहली बात। दूसरा, 30% जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें 30% जो शेयर है वो ब्रिक्स के कंट्रीज का है। तो 70% अगर बाकी दुनिया का है, यहां पे 30% जो है आप अगर देखेंगे तो वो इनका है। इसलिए जो है ये अहम है, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर आप इस मैप के अंदर देखिए, वर्ल्ड मैप के अंदर, तो यहां पे जो रेड कलर में है ये सारे इसके पुराने मेंबर्स हैं। जैसे रशिया है, यहां पे चाइना है, यहां पे इंडिया है और ब्राजील है, ठीक है। ये सारे के सारे पुराने मेंबर्स हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं न्यू मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो न्यू मेंबर्स में यहां देखिए इस साइड पे मिस्र है, यहां पे इथोपिया आ गया, यूएई आ गया, ईरान आ गया, सऊदी अरब यहां पे शामिल हो गया, ठीक है। ये जो है वो नए मेंबर्स हैं। अगर हम ये कहते हैं कि भाई किन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो यहां पे जो येलो कलर आपको दिख रहा है इन्होंने जो है वो फिलहाल अप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब ये है, जरा इस मैप के अकॉर्डिंगली बात को समझिएगा। इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि भाई एक वर्ल्ड ऑर्डर फॉलो हो रहा है और वो जो वर्ल्ड ऑर्डर फॉलो हो रहा है वो कहां से आ रहा है जी? वो अमेरिका से आ रहा है, ठीक है, और वो यूरोप से आ रहा है। इस यूरोप ने और अमेरिका ने मिला के जो है एक ग्लोबल नॉर्थ बनाया हुआ है। आप अगर देखेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल नॉर्थ है ये सारे का सारा ऊपर के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो नीचे के हैं इसे कहते हैं ग्लोबल साउथ, ठीक है। जो सारे के सारे जो है वो गरीब ममालिक या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ब्राजील, इंडिया या चाइना को निकाल के, बाकी जो है वो कितनी ग्रोइंग इकोनॉमीज नहीं है। तो ये जो ग्लोबल नॉर्थ है इसका ऑर्डर चल रहा है फिलहाल, जिसमें अमेरिका या यूरोप जो है वो लीड कर रहे हैं और वो जो कहते हैं जस्टिस वो है, ठीक है। यूएन उनके कंट्रोल में सारी की सारी, जिस पे वीटो वो करना चाहते हैं। जैसे आप अगर देख लें गजा इजराइल की वॉर में ही, तो आपको नजर आएगा कि कितना ज्यादा इंफ्लुएंस है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के पीछे खड़ा है और इजराइल जो है वो तबाही कर रहा है वहां पे। वो जो ग्लोबल ऑर्डर चाहते हैं वो फॉलो हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम उनका फॉलो हो रहा है, पूरी दुनिया में जो ट्रेड है वो डॉलर के अंदर हो रही है, ठीक है। तो उससे जो है चाहे पाकिस्तान को ही आप देख लें कि कितना ज्यादा इन्फ्लेशन है और कितना जो है प्रॉब्लम है, हमें बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। ये जो साउथ के कंट्रीज है इनका सबसे बड़ा चैलेंज ही जो है इस टाइम पे ये है कि ये कर्ज के अंदर जकड़े जा चुके हैं। जो आईएमएफ है या जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है जी, इनका ये क्योंकि ग्लोबल सिस्टम जो है वो अमेरिका और वेस्ट फॉलो हो रहे हैं, तो इनके कर्ज के अंदर ये सारे ममालिक जकड़े हुए हैं। इनके ममालिक में भी हालात बहुत खराब हैं, इन्फ्लेशन है, ठीक है जी, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये चैलेंजेस हैं। लेकिन अब जब ये चुन चुन के बीच में से मेंबर्स लिए जा रहे हैं और एक्सपेंड हो रहा है ब्रिक्स, ठीक है, तो ब्रिक्स में सबसे पहले रशिया और चाइना और इंडिया को आप देख लें कि ये तीन बड़ी इकोनॉमीज हैं और ब्राजील इसके बाद है और साउथ अफ्रीका साथ है। तो इसका मतलब ये है कि बीच में से अब पूरी दुनिया में अफ्रीका से भी कंट्रीज इनको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल साउथ के। इसी तरह से एशिया से भी कंट्रीज ज्वाइन कर रहे हैं और जो है वो साउथ अमेरिका से भी कंट्रीज ज्वाइन कर रहे हैं। सो इनकी जो एक्सपेंशन हो रही है वो एक्सपेंशन एक तरह से एंटी वेस्ट हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि इसमें रशिया और चाइना शामिल हैं जो कि जो है वो वेस्ट के अगेंस्ट है या वेस्ट उनके अगेंस्ट है। सो जो रूल बेस्ड ऑर्डर अमेरिका चाहता था आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस में, यहां पे उसे चैलेंज किया जा रहा है इनकी तरफ से या ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से, जो कि इस टाइम पे सबसे बड़े दुश्मन बने हुए चाइना और रशिया के।
और सबसे ज्यादा टारगेट भी नहीं किया जा रहा है कि भाई ये रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानते, ये अनजस्ट ऑर्डर को मानते हैं। जबकि वहीं पे अगर हम रशिया या चाइना की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई ये जो अमेरिका का सिस्टम है, ये जो वेस्ट का सिस्टम है, वो सिर्फ उसे फायदा देता है, इन कंट्रीज को फायदा देता है, जबकि दुनिया को इसका कोई फायदा नहीं, और ये अनजस्ट ऑर्डर है। इसकी वजह से गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी है, बराबरी नहीं है, तवाजुन नहीं है, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। ये इसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं रशिया और चाइना अमेरिका या वेस्टर्न ऑर्डर के ऊपर। और ये सारी बातें जो है पाकिस्तान जैसे या जो सेकंड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उनको समझ आती हैं कि वाकई में दुनिया को जो है वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। ठीक है, एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है जहां पे इक्वालिटी हो, जहां के रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां पे ये कम से कम डॉलर की मुनाफली ना हो, और ये जो कर्ज है इससे जान छूट सके, और ये जो महंगाई है इससे जान छूट सके। पूरी दुनिया के सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो क्या देख रहे हैं जी, वो एक पैरेलल सिस्टम देख रहे हैं ब्रिक्स की शक्ल में, इसलिए उसे ज्वाइन कर रहे हैं। और रशिया भी ये बताना चाह रहा है कि भाई आप लोग जितना मुझे आइसोलेट करेंगे मैं उतना ही आपके अगेंस्ट में पैरेलल सिस्टम जो है वो ड्रॉ करूंगा। सो इस टाइम पे रशिया और चाइना मिलके जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि एक मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाया जाए और अमेरिका और वेस्ट के हाथ से जिसे निकाली जाए, ठीक है, ताकि हमें फायदा हो सके। अब अगर हम देखते हैं जी 2024 में क्या की डिसीजंस हुए हैं। अब इंपॉर्टेंस तो आप ब्रिक्स की समझ गए हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है जिसको सबसे ज्यादा अहमियत जो है दी जा रही है वो क्या है कि ये चाहते हैं कि भाई लोकल करेंसीज के अंदर जो है ब्रिक्स की कंट्रीज जो हैं मेंबर कंट्रीज वो ट्रेड करें। यानी इसका मतलब एक अपना सिस्टम जो है वो पेमेंट का इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। तो कहते हैं जब तक अपना सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, करेंसी का, तो तब तक जो है कम से कम क्या होगा कि भाई आप लोकल करेंसीज में जो अपनी करेंसीज है उसमें एक्सचेंज करें। और ये सबसे बड़ा जो है वो अगर आप कह ले तो इनका स्टेप है, क्योंकि अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो उसमें क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी जो मैशियत है वही वेस्ट ने टारगेट की हुई है, चाहे वो आईएमएफ के थ्रू की हुई है, चाहे वेस्टर्न सैंक्शंस के थ्रू हुई हुई है, चाहे रशिया के अंदर सैंक्शंस हैं, ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है, चाहे पाकिस्तान को वो थ्रेट करता है कि भाई अगर आप जाओगे तो हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे। तो ये सेक्शन से एक तो इनकी जान छूट जाएगी, बगैर किसी डर के ट्रेड कर सकेंगे। दूसरा, डॉलर से इनकी जान छूट जाएगी कि बजाय इसके कि डॉलर होगा, आईएमएफ डॉलर देगा अपनी टर्म्स के ऊपर, महंगाई करवा के सब कुछ करवा के उसके बाद जो डॉलर देगा तो हम उससे ट्रेड करेंगे। तो बेहतर नहीं है कि हम अपनी करेंसी के अंदर या बार्टर ट्रेड करें, ठीक है। तो ये 2023 में ये आइडिया दिया गया था, 2024 में दोबारा से जो है मार्च के अंदर इसके ऊपर बातचीत की गई और अब इसको आगे लेके जाया जा रहा है कि भाई अब हमने एक पैरेलल या तो करेंसी या एक जो है वो अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि डॉलर से जान छूट सके और डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसका मतलब पैरेलल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यहां पे एक डिजाइन करने की कोशिश की जा रही है। इससे वेस्टर्न जो है पूरा सिस्टम जो है वो पूरा थ्रेट के अंदर चला जाएगा और इन वाले की जान छूट जाएगी। और जो फॉरेन एक्सचेंज है उससे भी जो वो कहते हैं कि भाई अपने हिसाब से वो सेट करना चाह रहे हैं फ्री मार्केट के अकॉर्डिंगली, उससे भी जो है उसके इन्फ्लुएंस से भी निकला जाएगा। और ये कह रहे हैं कि हम एक जस्ट जो है एक इंसाफ पर मबनी जो है वो डेवलपमेंट और सिक्योरिटी चाहते हैं और हम चाहते हैं मल्टीलैटरलिज्म जो है फ्रोग करें, क्या जी, जिसके अंदर जो है वो रशिया भी पावरफुल हो सकता है, जिसके अंदर चाइना भी हो सकता है और जिसके अंदर इंडिया भी हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हम एक कंट्री की मोनोपोली नहीं चाहते, हम डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं रिसोर्सेज की, मल्टीलैटरलिज्म चाहते हैं और चाहते हैं कि एक जस्ट सिस्टम आए। ठीक है, पहला सबसे बड़ा स्टेप यहां पे ब्रिक्स 2024 में ही उठाया गया। दूसरा हम देखते हैं जी इंडिया चाइना बायलैटरल टॉक्स यहां पे हुई हैं जिसको बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट किया गया इंडिया चाइना टॉक्स को लेके। उसका रीजन ये है कि इसी समिट से पहले, ब्रिक्स समिट से पहले जो है वो 2 दिन पहले इनका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था चाइना कश्मीर को लेके। ठीक है, तो आपको पता है कश्मीर के ऊपर जो है वो इंडिया और चाइना जो है वो 1960 से ही जो है वो यहां पे लड़ रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से चाइना की फोर्सेस काफी ज्यादा आगे आई हुई थी जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल था और यहां पे एक बड़ी वॉर होते होते बची अभी रिसेंट टाइम में। ठीक है, अभी इनका एक एग्रीमेंट हुआ है कि भाई हम जो है वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहां पे वापस चले जाएंगे, जो कि जब यहां पे तकसीम हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो उस जमाने की थी, हम वापस चले जाएंगे। इस पे जो है एक बहुत ही ज्यादा एक कहा जा रहा था मिलिट्री स्टैंड ऑफ होगा और शायद यहां वॉर के चांसेस थे, तो वो खत्म हो गए। सो इस रीजन के अंदर जो एक थ्रेट था इंडिया और चाइना की टेंशन को लेके वो रिड्यूस हुआ और यहां पे एक नए जो है वो ताल्लुकात का आगाज हुआ है चाइना और इंडिया के बीच में। इसलिए जो है कहा जा रहा है कि ये ब्रिक्स समिट जो है वहां पे साइडलाइन पे मीटिंग भी हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मजीद इसके अंदर जो है वो बात की गई है जी मल्टीलैटरलिज्म की, कि मल्टीलैटरलिज्म को हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे, बजाय इसके कि कहीं पे पावर सेंटर कंसंट्रेट हो कहीं एक जगह पे, जैसे अमेरिका या वेस्ट के अंदर था, तो यहां पे वो नहीं होगा। इंडिया अपनी पावर को बढ़ाए, चाइना अपनी पावर को बढ़ाए, रशिया अपनी पावर को बढ़ाए, ब्राजील अपनी को बढ़ाए, ठीक है। तो एक मल्टीलैटरलिज्म की तरफ हम जाएंगे, ताकि ये जो एक वर्ल्ड ऑर्डर चला आ रहा है अनजस्ट, उसके अगेंस्ट में हम एक फेयरर वर्ल्ड जो है एक लेके आए। इकोनॉमिक कॉपरेशन के इनिशिएटिव्स की बात की गई, जिसमें अगला इंपॉर्टेंट जो यहां पे सबसे बड़ा स्टेप लिया गया वो है जी ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज का। ठीक है, कि यहां पे आपको पता है जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, चाहे अगर हम बात करें रूस की यानी रशिया की बात करें, चाहे हम बात करें ब्राजील की, ठीक है जी, या चाहे हम बात करें साउथ अफ्रीका की, ये तीनों वो कंट्रीज हैं जो दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज की अगर हम बात करें जो गल्ला पैदा करते हैं, जहां पे एग्रीकल्चर बहुत जबरदस्त है, जो दुनिया की नीड पूरी करते हैं, तो उनमें से है रशिया है, ठीक है, ब्राजील है और साउथ अफ्रीका है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये दुनिया की नीड पूरी कर रहे हैं। अब इनको भी जाहिर बात एक्सचेंज देना पड़ता था, लेना पड़ता था, और ऐसे में इनकी करेंसी का इश्यूज भी था। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई हम जो ग्रेन एक्सचेंज है एक तो वो करेंगे, और वो भी अपनी लोकल करेंसी के अंदर करेंगे, और मोर सस्टेनेबल जो फूड चेन है उसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है अगर हम देखेंगे इस स्टेप को, क्योंकि अब सबसे ज्यादा जो वॉर की वजह से नुकसान हो रहा है वो रशिया को हो रहा है, ठीक है, और ये जो मालिक है ये मजबूर हैं कि भाई सैंक्शंस की वजह से, रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी हैं, तो उस वजह से मुश्किलात हो रही हैं, खास करके जो सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको। तो अगर ये अपना जो है वो एक ग्रेन का सिस्टम एक्सचेंज का इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो फूड सिक्योरिटी इन वाले की बढ़ जाएगी। तो वो जो एक थ्रेट था कि अमेरिका अगर पेमेंट सिस्टम रोकता है या अमेरिका कुछ भी अगर इनके खिलाफ स्टेप लेता है, तो यहां पे कम से कम ये खुद को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर उन्होंने बात की जी क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल मैकेनिज्म की। भाई ये जो अमेरिकन सिस्टम है इससे जान छुड़ाते हैं और अपना जो है एक बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके थ्रू ब्रिक्स कंट्रीज जो ट्रेड कर सकेंगे, चाहे वो गल्ले की हो या बाकी चीजों की हो। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ यहां पे बातचीत हुई है जी वैक्सीन सेंटर बनाने की भी। भाई हम जो है वो हेल्थ फोकस अभी भी, क्योंकि हम वेस्ट के ऊपर रिलाई करते हैं, हम वो भी अपना बनाएंगे, ठीक है, और अपना जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट का सेंटर बनाएंगे, ताकि हमें उनकी तरफ ना देखना पड़े इन चीजों के लिए। सेक्टोरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कोलैबोरेशन की यहां पे बातचीत हुई है जी। डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है इनके ऊपर हम आगे लेके चलेंगे और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे इन ममालिक के अंदर खास करके, ठीक है, और डिजिटल पब्लिक हेल्थ के ऊपर यानी एप्स बनेगी या टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम चीजों को आगे लेके जाएंगे हेल्थ सेक्टर के अंदर। यह भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज की बातचीत की गई है कि भाई स्टूडेंट्स को हम जो है वो स्टडी वीजा दिया करेंगे या कल्चरल एक्सचेंज हुआ करेगा। इसका मतलब ब्रिक्स कंट्रीज ये चाहते हैं कि वो कल्चरली भी जो है वो इंटीग्रेट हों, ताकि उनके बीच में जो दूरियां हैं वो खत्म हो और वो मजीद जो है वो एक नया ऑर्डर जो है मुतारिफ करवा सके दुनिया के अंदर ज्यादा आसानी के साथ। सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स की बात हुई है, ठीक है जी, कि हम अपने ममालिक की सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स के ऊपर काम करेंगे। और ये चाहते हैं, इन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं जितने भी मामलात हैं पीसफुल रेजोल्यूशन के थ्रू हों। रीअफर्म किया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को कि भाई ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो अनजस्ट है और उसके अगेंस्ट में हम अपना जो है वो सिस्टम लेके आएंगे। अब ये तो यहां पे मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब देखिए इनके असरात क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर जियोपॉलिटिकल अगर लैंडस्केप में इसके असरात देखें तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज जो है वो सुनने में आ रही है कि यार एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अब इस टाइम पे जो है वो कहा जा रहा है कि वो इसके पैरेलल में यानी वेस्ट के पैरेलल में एक सिस्टम जो है वो खड़ा होने जा रहा है। और जैसे ब्रिक्स की एक्सपेंशन हो रही है तो बाकी ममालिक भी इसको जाहिर बात है ज्वाइन करेंगे, और वो जब ममालिक ज्वाइन करेंगे वेस्ट की पाबंदियों से वो आजाद हो जाएंगे। ये कहते हैं भाई हम अपना जो है वो इकोनॉमिक रेजिलियंस पैदा करेंगे और मल्टीलैटरलिज्म, तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है। अगर ये अपनी इकोनॉमी को बिल्ड कर लेते हैं तो वेस्ट जो रूल करता है दुनिया के ऊपर, ठीक है, जो प्रेशराइज करता है वो किसके ऊपर करता है, वो इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर ही करता है। तो जब ये अपना इकोनॉमिक सिस्टम लेके आ जाएंगे और मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाएंगे तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस जो है इसकी बातचीत की जा रही है कि भाई जो बाहर के ममालिक हैं उनकी मुदाखलत को खत्म करके या उनके इंस्टीट्यूशंस की मुदाखलत को, अब जैसे देखिए पाकिस्तान इस टाइम पे IMF के चुंगल में जकड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ हो ही नहीं सकती। यहां पे ना इंक्लूसिव गवर्नेंस हो सकती है कि हम ये कहें कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे इदारे हैं वो अपनी पॉलिसी मेकिंग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि वो वेस्ट को देख रहे हैं और वो जो पॉलिसीज बना के देते हैं या IMF जो देता है वो मानी जाती है।
ये कम से कम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा जो मेंबरशिप एक्सपेंड हो रही है ये बता रही है कि भाई बहुत सारे ममालिक मजीद इसे ज्वाइन करेंगे और इनका जो जीडीपी है, कलेक्टिव जीडीपी, वो मजीद बढ़ेगा, ठीक है, और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी मजीद जो है इंक्रीज होता जाएगा। अल्टरनेटिव जो मैकेनिज्म दे रहे हैं जी कि भाई हम बैंकिंग सिस्टम अपना लेके आएंगे या फाइनेंशियल सिस्टम, ये भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। सिक्योरिटी कॉपरेशन की बातचीत की गई है कि भाई कलेक्टिव थ्रेट्स को देखा जाएगा। तो ये जो ब्रिक्स का समिट रहा 2024 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा 16 समिट। इसका मतलब ये है कि चीजें जैसे जैसे आगे जाएंगी वैसे वैसे मजीद जो है क्लियर होंगी। यहां पे अगर हम ये देखें कि भाई पाकिस्तान को भी इसे ज्वाइन करना चाहिए, तो यस, पाकिस्तान को इसे ज्वाइन करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान से ज्वाइन करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा हासिल कर सके, ठीक है जी। तो ये ब्रिक्स का समिट 2024 था।